हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये सेशन 2022 टू 23 के एनुअल एग्जाम का एक सैम्पल पेपर है जो केवीएस ने इशू किया है फॉर केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स। एंड फर्स्ट इज सेक्शन ए, जिसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज, पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि NO3। नेक्स्ट, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आर लॉन्ग, नैरो एंड थिकन ड्यू टू, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, थिक वॉल होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। व्हाट डज द स्लोप ऑफ द टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें पता लगता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज, सब्लिमेशन मतलब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस बिना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए सीधा गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो ये शो करेगा नेफ्थलीन। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्क्राइब्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स को शो करता है किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में हैविंग सम मास। नेक्स्ट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, ये इक्वल होता है मैकेनिकल एनर्जी के। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशंस ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड ब्लैंक सोल्यूशंस, ऐसे सोल्यूशन जिनमें नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशंस हो उनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस सोल्यूशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फिगर, इनमें से कौन सा फिगर डज नॉट रिप्रेजेंट नहीं करता है बोर्स मॉडल ऑफ एटम को करेक्टली। तो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट आपका शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और सेकंड में मैक्सिमम 8, क्योंकि सेकंड बना है तो मतलब फर्स्ट में 2 ही होंगे। पहले फर्स्ट को चेक करते हैं, 2 है। एक तो ये नहीं है क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी तीनों करेक्ट है। अभी सेकेंड शेल को देखते हैं, 1 2 3 4, 8 से कम है 1, अच्छा ये तो वैसे ही इनकरेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी इनकरेक्ट है। सो सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट नहीं है, नहीं रिप्रेजेंट करते बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम को, सेकेंड एंड फोर्थ। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए हैं जो देख नहीं सकते इस फिगर को। द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट इज, एलिमेंट का मास नंबर होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ब्लैंक कॉइन्ड द टर्म सेल, सेल टर्म किसने सबसे पहले यूज की थी, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट, इन प्लांट्स ब्लैंक टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर, फूड और वाटर को कंडक्ट करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम जो कि है वस्कुलर टिश्यूज। नेक्स्ट इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो कंप्रेस करती है एयर को जो उसके सराउंडिंग में होती है और फॉर्म करती है एक हाई डेंसिटी एरिया विच इज नोन एज कंप्रेशन। नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स नहीं है, ग्राम नहीं है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो प्रोसेस क्या है जिसमें वाटर मूव करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से उस रीजन से जहां पर हाई कंसेंट्रेशन है टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, और इस तरीके से वो इक्वलाइज करता है वाटर कंसेंट्रेशन को, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट इज अ गोलकीपर इन अ फुटबॉल गेम पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, फुटबॉल में जो गोलकीपर है वो अपने हैंड्स को बैकवर्ड पीछे की तरफ पुल करता है जब वो बॉल को होल्ड करता है जो शॉट की गई है गोल की तरफ। दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू, ये इनेबल करता है गोलकीपर को डिक्रीज करने के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम अगर कम होगा तो कम प्रेशर आएगा उसके हैंड्स पर। नेक्स्ट इज पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज फॉलोइंग, पोल्ट्री फार्मिंग में किसको रेज करने के लिए अंडरटेक की जाती है, एग प्रोडक्शन, फेदर प्रोडक्शन, चिकन मीट, मिल्क प्रोडक्शन नहीं। सो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट 17 to 20 जो क्वेश्चंस हैं वो असर्शन और रीजन के हैं। ए ऑप्शन आप लगाएंगे अगर दोनों करेक्ट है, असर्शन भी और रीजन भी, और आर करेक्टली एक्सप्लेन करता है ए को। बी अगर दोनों करेक्ट है लेकिन आर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, इफ ए ट्रू बी फॉल्स, ए फॉल्स बी ट्रू। ओके, असर्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ट्रू है बिल्कुल। रीजन ये है बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है और परमिट करती है टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये बिल्कुल सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल है क्योंकि कुछ जो मटीरियल्स हैं
वो उसको अलाउ करती है एंट्री और एग्जिट के लिए। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और असर्शन रीज़न अच्छे से एक्सप्लेन करता है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज असर्शन है शुगर एंड सॉल्ट बोथ आर इजीली डिजॉल्व इन वाटर। करेक्ट है, शुगर और सॉल्ट दोनों ही आसानी से डिजॉल्व हो जाती है पानी में। रीजन है शुगर एंड सॉल्ट आर सॉलिड हेंस दे आर इजीली डिजॉल्व। ऐसा नहीं है सभी सॉलिड चीज़ें डिजॉल्व नहीं होती, आयरन भी सॉलिड है, तो सॉलिड होना रीजन नहीं है। इसका रीजन ये है क्योंकि जो मॉलिकुलर स्पेस होता है वाटर में उसमें वो इजीली फिट हो जाते हैं दोनों। तो आर तो रॉन्ग है, आर फॉल्स है और एक ट्रू है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो देन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। एफ फोर्स इक्वल होता है एम ए के, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स जीरो होगा, जीरो इक्वल्स टू एम ए, तो एक्सेलरेशन भी जीरो बाई एम जीरो ही हो जाएगा। तो ये असर्शन करेक्ट है। रीजन है एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन फोर्स। ये फॉल्स है क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है फोर्स पर। सो असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स। असर्शन अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम। एक लाइट बॉडी है, हैवी बॉडी है, सेम मोमेंटम है। देन दे ऑल्सो हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। फॉल्स है, लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है हैवियर से। रीजन है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। ये करेक्ट है। सो असर्शन रॉन्ग है, फॉल्स है, और रीजन ट्रू है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। सी डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेक्शन बी, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिवन हेयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर वाई एक्सिस पर आपको स्पीड शो की गई है, ये है टाइम। पहले ऐसे चलता है वो, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए 4 to 10 सेकेंड्स के लिए स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। फिर 10 और 16 सेकेंड्स के बीच में स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है और फिर जीरो हो जाती है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओए। ओए कैसा टाइप ऑफ मोशन को शो कर रहा है? तो ये शो करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है विद टाइम। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए बी कौन सा टाइप ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, टाइम सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बढ़ रहा है टाइम, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। सो ये है नो एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। बी सी के केस में टाइम अगेन बढ़ रहा है और स्पीड कम हो रही है धीरे धीरे। यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर 11 अगर हम इसको ले, ये थी स्पीड, और फिर अगर 12 पर ले तो वो कम हो गई है, तो ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे जब है उसमें, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ओ ए के केस में। तो टाइम है यहाँ पर 4 सेकेंड और स्पीड है 6, सो एक्सेलरेशन होगा 6/4। 4 1 is 4.20, 20 5 are 20, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए हैं, सिंस वो पिक्चर नहीं देख सकते। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सो स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। गिवन टाइम इंटरवल में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे हम बोलते हैं उसकी स्पीड। एंड वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है उसे हम बोलेंगे उसकी वेलोसिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस बाय टाइम के, वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के। स्पीड पॉजिटिव हो सकती है या फिर जीरो हो सकती है, जबकि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो और नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इन द फॉलोइंग कोलाइड्स। इन कोलाइड्स में डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम बताइए, फॉग एंड चीज। सो फॉग में लिक्विड जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो एक्ट करते हैं एज डिस्पर्स्ड फेस, और जो एयर है गैशियस फॉर्म में वो एक्ट करती है एज डिस्पर्शन मीडियम। चीज़ के केस में फैट जो सॉलिड है वो एक्ट करता है एज डिस्पर्स्ड फेस, और वाटर जो लिक्विड है वो एक्ट करता है एज डिस्पर्शन मीडियम। इसके और में क्वेश्चन है, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। दोनों मिक्सचर्स में क्या डिफरेंसेस हैं? सो होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। होमोजीनियस में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज से हमें दिखते नहीं है,
जबकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल होते हैं विद नेकेड आइज ऑल्सो। कॉम्पोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। हेट्रोजीनियस में कॉम्पोनेंट्स को आप सेपरेट कर सकते हैं सिंपल फिल्ट्रेशन से। होमोजीनियस स्कैटर नहीं करते बीम ऑफ लाइट को, हेट्रोजीनियस स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को, मतलब टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होता है होमोजीनियस में, हेट्रोजीनियस में साइज लार्जर होता है पार्टिकल्स का होमोजीनियस के कंपैरिजन से। एग्जाम्पल है शुगर सोल्यूशन एंड अलॉयज, इसमें मड इन वाटर एंड इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन्यूमरेट द एडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? सो मिक्स्ड फार्मिंग इज वन इन विच क्रॉप प्रोडक्शन इज कंबाइंड विद लाइव स्टॉक रियरिंग। मिक्स्ड फार्मिंग हम बोलते हैं जिसमें फार्मर्स क्रॉप्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, फसलें भी उगाते हैं और साथ साथ जानवरों को भी पालते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? ये इन्हांस करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्मलैंड, इंक्रीज करता है पर कैपिटा प्रॉफिटेबिलिटी, और दोनों ही फार्मिंग और लाइव स्टॉक्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो क्रॉप्स उगेगी फार्मिंग में उससे वो एनिमल्स को फीड कर सकता है और दूसरी तरफ एनिमल्स सप्लाई कर सकते हैं मैन्योर टू द क्रॉप, सो इट रिड्यूस द नीड एंड कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड एनिमल्स फीड। रिड्यूस करता है डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल इनपुट्स। नेक्स्ट इज राइट द मेन फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के क्या मेन फंक्शंस हैं? सो द मेन फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल इज टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है और सपोर्ट देता है सेल को, एंड ऑल्सो प्रोवाइड अ सेमी परमिएबल सरफेस देता है फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल, ताकि मॉलिक्यूल्स अंदर आ सके बाहर जा सके सेल के। नेक्स्ट इज व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है एंड गिव टू एग्जाम्पल्स। सो अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं इन द सेम डायरेक्शन एज द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। एग्जाम्पल्स सुनामी वेव्स एंड साउंड वेव्स। इसके और में क्वेश्चन है, वाई आर द सीलिंग एंड वॉल बिहाइंड द स्टेज ऑफ अ गुड कॉन्फ्रेंस हॉल और कॉन्सर्ट हॉल्स कर्व्ड। किसी अच्छे कॉन्सर्ट हॉल या फिर कॉन्फ्रेंस हॉल के जो पीछे की सीलिंग या वॉल होती है वो कर्व्ड क्यों होती है? सो सीलिंग्स एंड वॉल्स बिहाइंड द स्टेज ऑफ गुड कॉन्फ्रेंस हॉल्स और कॉन्सर्ट हॉल्स मेड कर्व्ड सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो साउंड है वो पहुंचे टू ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द हॉल के सभी कॉर्नर्स में, एंड द होल ऑडियंस, टू द होल ऑडियंस, सभी ऑडियंस के पास तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय कॉम्पोजिट फिश कल्चर। कॉम्पोजिट फिश कल्चर का क्या मतलब है, एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ सेलेक्टिंग द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश। क्या बेस है सेलेक्ट करने का उसमें डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश को? So composite fish culture is a method of rearing 5 to 6 varieties of fish species in a single pond. एक ही पॉन्ड में 5 से 6 वेराइटीज की फिश को रेयर करने को बोलते हैं कॉम्पोजिट फिश कल्चर। और इसमें जो 5-6 स्पीशीज हैं ये सेलेक्ट की जाती है इन सच अ वे, इस तरीके से या फिर इस बेसिस पर, दैट दे शुड नॉट कम्पीट विद अदर फॉर फूड। दूसरे के साथ वो खाने में कॉम्पिटिशन ना करे, फूड हैबिट अलग हो सभी की। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन सी। 27th क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क। मिल्क के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? सो द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क आर वाटर, फैट, प्रोटीन्स, लैक्टोज, मिल्क शुगर एंड मिनरल्स, सॉल्ट्स। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। इनमें से कौन टिंडल इफेक्ट को शो करेगा? सॉल्ट सोल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड स्टार्च सोल्यूशन। सो टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट, एक बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करना बाय अ मीडियम कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल स्मोक या फिर डस्ट इन अ रूम, जो विजिबल बनाते हैं लाइट बीम एंटरिंग अ विंडो। विंडो से जो लाइट आती है वो विजिबल होती है स्मोक या फिर डस्ट की वजह से। कोलाइड्स शो करते हैं टिंडल इफेक्ट को लेकिन सोल्यूशन नहीं करते। सो मिल्क और स्टार्च जो पूछा गया था उसमें मिल्क और स्टार्च सोल्यूशन कोलाइड्स हैं तो वो शो करेंगे टिंडल इफेक्ट्स को। नेक्स्ट इज 28 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, डिफाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसका सेकेंड पार्ट है व्हाट इज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड वैलेंसी ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम एटम इज 2, 8 एंड 1। सो इसकी वैलेंसी है 1।
और क्लोरीन आटम की है 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वैलेंसी होगी क्योंकि 7 है सबसे लास्ट के उसमें जो 4 से ज़्यादा है, तो 8 - 7 यानी कि इसकी भी वैलेंसी होगी 1। ओके, इसके और में क्वेश्चन है, व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या है, एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स, और लिखने हैं 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के 2 यूजेस। सो द एटम्स बिलोंगिंग टू द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हम बोलते हैं उन एटम्स को जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट मास हो। नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, ये 3 आइसोटोप्स है ऑफ द सेम एलिमेंट कार्बन विद मास नंबर्स 12, 13 एंड 14 रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट एप्लीकेशन यूजेस, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम 235, इसको यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। देन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट 60, इसको यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आइसोटोप ऑफ आयोडीन, आयोडीन 131, इसको यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ द नर्वस टिश्यू विद हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। लेबल डायग्राम बनाना है नर्वस टिश्यू का, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन बतानी है। सो ये लेबल डायग्राम है। नर्वस टिश्यू और द नर्व टिश्यू इज द मेन टिश्यू ऑफ अ नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम का मेन टिश्यू है जो मॉनिटर करता है और रेगुलेट करता है फंक्शंस ऑफ द बॉडी को। नर्वस टिश्यू में 2 सेल्स होती हैं, नर्व सेल जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं या फिर ग्लियल सेल, जो हेल्प करती हैं ट्रांसमिट करने में नर्व इम्पल्सिस को और प्रोवाइड कराती है न्यूट्रिएंट्स टू न्यूरॉन्स। नेक्स्ट, इसकी जगह क्योंकि पिक्चर है इसमें तो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है, नेम अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज द हार्डेस्ट, व्हाट मेक्स इट सो हार्ड, लिस्ट एनी 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ दिस टिश्यू। कौन सा वो कनेक्टिव टिश्यू है जो हार्डेस्ट है और कौन सी चीज़ उसको हार्ड बनाती है, और 2 आपको उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताने हैं। सो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है बोन्स। द बोन इज हार्ड बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है तो इसलिए ये हार्ड है। फंक्शंस हैं, नंबर 1, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, ये कुछ इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट है, लंग्स हैं, उनको मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। प्रोवाइड कराती है फ्रेमवर्क फॉर बॉडी सपोर्ट, हेल्प करती है बॉडी मूवमेंट में जैसे कि वॉकिंग, सिटिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन मून। मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड मून पर है। विल यू बी एबल टू हेयर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड? आपका फ्रेंड जो साउंड प्रोड्यूस करेगा क्या वो ऑडिबल होगी आपको, आप सुन सकते हैं उसको? सो आंसर इज नो, वो साउंड आपको सुनाई नहीं देगी क्योंकि साउंड वेव ट्रैवल करती है मीडियम के थ्रू विच दे कैन प्रोपेगेट, जिससे वो प्रोपेगेट हो सके। सिंस देर इज नो मटीरियल मीडियम ऑन द मून, मून पर कोई मीडियम नहीं है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के एब्सेंस की वजह से, सो आप नहीं सुन सकते, यू कैन नॉट हेयर एनी साउंड ऑन द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका सेकेंड पार्ट है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्सेज और साउंड इज 100 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट? फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितनी बार वो वाइब्रेट करेगा इन अ मिनट। सो फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, इसका मतलब ये है कि सोर्स वाइब्रेट करता है 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में। सो नंबर ऑफ टाइम्स द सोर्स वाइब्रेट इन 1 मिनट विच मीन्स 60 सेकेंड्स। 1 सेकेंड में 100 है तो 60 में होगा 60 इंटू 100, 6000 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स 2 बोन्स। कनेक्टिव टिश्यू जो 2 बोन्स को कनेक्ट करता है, सो इट इज लिगामेंट। नेक्स्ट इज, इसी का सेकेंड पार्ट है, मेंशन 1 रीजन इन द ह्यूमन बॉडी वेयर एडिपोज टिश्यू इज प्रेजेंट। एक जगह बतानी है जहाँ पर एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एंड स्टेट 1 फंक्शन ऑफ द टिश्यू, इस टिश्यू का एक फंक्शन। सो एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू जो लोकेटेड होता है बिलो द स्किन, स्किन के नीचे, अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स, येलो बोन मैरो में, एंड इन मैमरी ग्लैंड्स में। फंक्शन है एडिपोज टिश्यू का इज टू प्रोवाइड इंसुलेशन, absorb shocks for the internal organs, and store fats to be released in the shortage of glucose. Next question is, which gas is called dry ice and why? कौन सी गैस को ड्राई आइस हम बोलते हैं और क्यों? So dry ice is solid carbon dioxide and it is called dry ice because it goes from solid to gaseous state without going to liquid phase, that is sublimation. Dry ice जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बोलते हैं क्योंकि ये सीधा सॉलिड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड फेज में गए। नेक्स्ट इज,
हाउ डज इवेपोरेशन डिफर फ्रॉम बॉइलिंग? इवेपोरेशन कैसे डिफरेंट है बॉइलिंग से? सो इवेपोरेशन इज अ नॉर्मल प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन द लिक्विड फॉर्म चेंजेस इनटू द गैसियस फॉर्म while causing an increase in the pressure और temperature. प्रेशर और टेम्परेचर में इंक्रीज होने की वजह से जब नेचुरल प्रोसेस से लिक्विड चेंज होता है गैसियस फॉर्म में तो उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन. बॉइलिंग जबकि एक अननेचुरल प्रोसेस है जहाँ पर लिक्विड को हीट अप किया जाता है, गर्म किया जाता है और वो वेपराइज्ड होता है ड्यू टू कॉन्टिन्यूस हीटिंग ऑफ द लिक्विड, कॉन्टिन्यूस उसको हीट करने से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी व्हेन कोल इज बर्न. जब कोयले को बर्न किया जाता है तो कौन सी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंजेस होते हैं. सो इन बर्निंग कोल द स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी व्हेन इट बर्न्स. कोल में जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है बर्न करने पर वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में एंड लाइट एनर्जी में. नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी 500 जूल. काइनेटिक एनर्जी है 500 जूल्स, मास आपको गिवन है 100 ग्राम, मोमेंटम फाइंड करना है. सो के ई काइनेटिक एनर्जी इज 500 जूल्स, मास इज इक्वल्स टू 100 ग्राम्स. इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम्स में, डिवाइड करेंगे 1000 से, 100 बाई 1000, 1/10 0.1 kgs. ना मोमेंटम p आपको फाइंड करना है. फॉर्मूला है दैट p स्क्वायर इक्वल होता है 2m इंटू के ई. मोमेंटम का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी. सो 2 इंटू मास इज 0.1, काइनेटिक एनर्जी इज 500. 500 2s आर 1000 इंटू 1 इज 1000. पॉइंट है एक नंबर के बाद तो पॉइंट आएगा. 100 kg एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये p स्क्वायर है. अभी p कैलकुलेट करेंगे √100 विच इज इक्वल्स टू 10. सो मोमेंटम है 10 kg मीटर पर सेकेंड. नाउ नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क. 1 जूल ऑफ वर्क को डिफाइन करिए, कैलकुलेट करिए. वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉक्स वेइंग 150 kg थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 7 मीटर टेकिंग g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वर्क डन W इक्वल्स टू m g एंड h. मास जो वेट है वही हम लेंगे 150. g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 10 लेना है एंड h जो वर्टिकल हाइट है दैट इज 7. सो 15 7s आर 105 एंड 2 zeros, 10,500 जूल. ये है वर्क डन. 1 जूल ऑफ वर्क को डिफाइन करना था तो जब 1 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट हो, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स is required to move an object, एक ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए बाय 1 मीटर, वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल. तो हम बोलते हैं 1 जूल काम हुआ है. 1 जूल वर्क इक्वल्स टू 1 न्यूटन फोर्स मूविंग एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर. नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन डी. First part is write the name of compounds represented by the following formula. ये formula है Al2SO4 whole thrice H2S. So Al2SO4 whole thrice. This is aluminium sulfate. Aluminium sulfate and H2S hydrogen sulfide. नेक्स्ट इज गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स. इन कंपाउंड्स में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? फर्स्ट इज क्विक लाइम. क्विक लाइम इज CaO. सो इसमें है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन. कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम एंड एलिमेंट्स आर कैल्शियम एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr. So hydrogen and bromine. And bromine. Next is what are polyatomic ions? Give examples. Polyatomic ions क्या है? Examples देने हैं. So polyatomic ion is a group of atoms carrying a charge, positive or negative.
पॉली एटॉमिक आयन हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स को जिन पर कोई चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव। ओके नेक्स्ट, इसके और में क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मॉलिकुलर मासेस ऑफ H2Cl2 CO3 C2H6 HN3 CH3 OH। तो सबसे पहले मॉलिकुलर मास ऑफ H2, टू इंटू एटॉमिक मास ऑफ H ऑफ 1 हाइड्रोजन, 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 यूनिट, सो आंसर इज 2 यूनिट्स। नेक्स्ट इज Cl2, मॉलिकुलर मास ऑफ Cl2 इज 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ 1 Cl क्लोरीन, 2 इंटू क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, 5 2 ज़ार 10, 2 ज़ार 10 1 11, 2 ज़ार 2 3 ज़ार 6 and 1 7, 71.0, 71 यूनिट्स। नेक्स्ट इज मॉलिकुलर मास ऑफ CO2, एटॉमिक मास ऑफ C कार्बन विच इज़ 12 एंड एटॉमिक मास ऑफ 2 ऑक्सीजन्स, एक ऑक्सीजन का होता है 16 तो 2 का होगा 16 इंटू 2, 12 प्लस 16 2 ज़ार 32, 2 2 4 3 1 4, 44 यूनिट्स। नेक्स्ट इज C2H6, तो 2 कार्बन 1 का, एक का होता है 12, 2 इंटू 12 6 हाइड्रोजन, 1 इंटू हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 एंड 6 हाइड्रोजन्स हैं, सो 6 इंटू 1, 12 2 ज़ार 24, 6 1 से 6, दिस इज 30 यूनिट्स। नेक्स्ट इज NH3, so atomic mass of nitrogen is 14 plus H is 1, 3 हाइड्रोजन्स हैं, so 3 इंटू 1 AMU, 14 plus 3 is 17 units. नेक्स्ट इज CH3OH, इसको कर लेते हैं, सो मॉलिकुलर मास ऑफ CH3OH, एटॉमिक मास ऑफ C कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ 3 हाइड्रोजन्स प्लस एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एंड अगेन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन अभी कार्बन का होता है 12, एक हाइड्रोजन का है 1, 3 हाइड्रोजन्स हैं, सो 3 इंटू 1, ऑक्सीजन 16, अगेन हाइड्रोजन 1, सो 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, 16 1 17, 3 20, 32 यूनिट्स। यहाँ पर भी जहाँ पर आप एटॉमिक मासेस लिखेंगे, यू ये साइन है AMU का, एटॉमिक मास यूनिट का। Now next question is, a 0.24 gram sample of a compound of oxygen and boron was found by analyzing to contain 0.96 gram of boron and 0.144 grams of oxygen। एक सैम्पल है 0.24 ग्राम्स का जिसमें ऑक्सीजन और बोरॉन का ये कंपाउंड है, वो देखा गया उसमें कि उसमें 0.96 ग्राम बोरॉन है और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। कैलकुलेट करना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय वेट इक्वल्स टू, अगर पहले ऑक्सीजन का हम करते हैं, परसेंट कंपाउंड composition of oxygen by weight in compound equals to mass of oxygen divided by mass of compound, total mass of compound into 100. So ऑक्सीजन का मास है 0.144 ग्राम्स और टोटल मास है 0.24 इंटू 100। सो डेसिमल हटाते हैं पहले, इंटू 100, यहाँ से हटाएंगे तो 3 नंबर्स हैं, इंटू 1000। ओके, 2 जीरोस कैंसिल, एक और ज़ीरो कैंसिल, 24 6 ज़ार 144, 6 इंटू 10 इज 60% उसमें ऑक्सीजन है। नेक्स्ट बोरॉन
परसेंट composition of boron by weight in compound equals to mass of boron by total mass of compound into 100. अभी बोरॉन का मास कितना है? 0.96. टोटल वेट है 0.24 इंटू 100. सो डेसिमल रिमूव करेंगे इंटू 100 इंटू 1000. 24 3s फोर्स आर 96. 4 इंटू 10 इज 40. सो बोरॉन है उसमें 40%. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स. एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स को कंपेयर करना है. सो ये है प्लांट सेल, ये है एनिमल सेल. प्लांट सेल लार्ज होती है, हैज़ अ फिक्स्ड रेक्टेंगुलर शेप होती है इसकी. एनिमल सेल स्मॉल होती है साइज में, इरेगुलर और राउंड शेप में होती है. इसमें प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है. इसमें न्यूक्लियस लाई करता है ऑन वन साइड ऑफ द सेल, सेल के एक साइड में, और एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है. इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, फ्यूअर इन नंबर्स, कम होते हैं. इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज नंबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एनिमल सेल में. प्लांट सेल में प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, इनमें प्लास्टिड्स आर एब्सेंट. इनमें सेंट्रोजोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, इनमें सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट होते हैं. वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट, एक बीच में बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं. ओके ये कितने मार्क का क्वेश्चन है? 5 मार्क का क्वेश्चन है. सो कोई भी 5 डिफरेंसेस आप लिख देंगे. राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस. फॉर्मूला बताना है क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में. सो एफ इक्वल होता है G कैपिटल M स्मॉल m बाई डी स्क्वायर. कैपिटल M ये मास है अर्थ का, स्मॉल m ये मास है ऑब्जेक्ट का. ये दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस है, अर्थ और जो ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज. और G ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है, वाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग. एक पतले से स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग से जो स्ट्रैप बनी होती है स्कूल बैग की, उसको होल्ड करना इतना डिफिकल्ट क्यों? सो द सरफेस एरिया ऑन विच द फोर्स ऑपरेट्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. जिस एरिया पर फोर्स ऑपरेट किया गया है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के. जितना कम एरिया होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा. सो स्मॉलर द सरफेस एरिया लार्जर इज द प्रेशर एक्सर्टेड. बिकॉज द प्रेशर ऑन द शोल्डर्स इज रिलेटिवली लार्ज. प्रेशर क्योंकि ज़्यादा है, स्ट्रिप क्योंकि पतली है, मतलब वो एरिया कम कवर कर रही है. सो इट इज़ डिफिकल्ट टू हैंडल अ स्कूल बैग विद अ थिन स्ट्रैप. ओके नेक्स्ट विजुअली, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन स्किप हो गया यहाँ पर. इसके जो और में क्वेश्चन था कंपैरिजन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बाद क्वेश्चन था, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड. अमीबा कैसे ऑब्टेन करता है उसके फूड को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स. सो एन अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी एक्सटेंशंस कॉल्ड स्यूडोपोड्स. इन स्यूडोपोड्स को यूज करके अमीबा अपने फूड को टेक इन करता है, जो कि टेम्पररी एक्सटेंशंस हैं, ऑन द सेल सरफेस विच एनवेलप द फूड पार्टिकल कंप्लीटली फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल. जो कि फूड पार्टिकल को इस तरीके से कंप्लीटली एनवेलप कर लेते हैं और एक फूड वैक्यूल यहाँ पर क्रिएट हो जाता है. इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन. यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर में ब्रोक डाउन होते हैं. सिंपलर जो सब्सटेंसेस हैं वो फाइंड करते हैं उनके वे को टू द साइटोप्लाज्म में वो चले जाते हैं थ्रू डिफ्यूजन, और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल, सेल के सरफेस पर आ जाता है एंड देन इज थ्रोन आउट. और इस तरीके से ये फिगर आप ड्रॉ करेंगे. इसके बाद विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय द लाइसोसोम इन अ सेल. लाइसोसोम क्या रोल प्ले करते हैं एक सेल में,
एंड वाई दीज आर टर्म्ड एज सुसाइडल बैग्स, इनको सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं, हाउ डू दे परफॉर्म देयर फंक्शन, वो अपने फंक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं. सो लाइसोसोम हेल्प इन कीपिंग द सेल क्लीन, ये इनका रोल है कि ये हेल्प करते हैं सेल्स को क्लीन करने में. इफ़ द सेल गेट्स डैमेज्ड, अभी हम फंक्शन देख रहे हैं कैसे परफॉर्म करेंगे. अगर कोई सेल डैमेज हो गई है, देन वन ऑफ द लाइसोसोम्स बर्स्ट, एक लाइसोसोम बर्स्ट होगा, रिलीज करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स को. द रिलीज्ड एंजाइम्स देन डाइजेस्ट देयर ओन सेल, वो खुद की सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे और अल्टीमेटली द सेल डाइज, और फिर अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी. हेंस लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, तो इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं सेल्स का. नेक्स्ट इज राइट, अच्छा ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी, नहीं इसका फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट हुआ था. थर्ड पार्ट, व्हाट हैपन्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड. सो ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल होता है G m1 m2, ये मासेस हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के. फर्स्ट है मास आपने ट्रिपल कर दिया है एक ऑब्जेक्ट का, तो मान लीजिए m1 अभी इक्वल हो गया है, फर्स्ट जो मास था वो इक्वल हो गया 3m1 के, तो अभी फोर्स कितना होगा G m1 हो जाएगा 3m1 इंटू m2 एज इट इज़ है बाय आर स्क्वायर. सो 3 हम आगे लेंगे, 3G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये F का फॉर्मूला है, ये F1 ले लेते हैं. F1 इक्वल हो जाएगा 3F के, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा. ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑल्सो गेट्स ट्रिपल्ड. नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड. अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, r 2r हो जाए, तो फॉर्मूला यही है, अभी नई जो r है वो 2r हो जाएगी डबल. सो फॉर्मूला होगा F2 ले लेते हैं इसको, नया जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होगा G एज इट इज़ है, दोनों के मासेस एज इट इज़ हैं, बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, G m1 m2 बाय 4r स्क्वायर. सो ये हमारा F है और 1/4 और हो गया है, सो ये इक्वल है 1/4 F के. सो फोर्स जो है F2 ग्रेविटेशनल फोर्स अभी 1/4 हो जाएगा अपना. सो ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिकम 1/4. ओके नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट सेक्शन ई है जिसमें पैराग्राफ्स आपको गिवन है एंड देन उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर. सो सम ऑफ द एक्शंस लाइक मूविंग आवर लिम्स, फिंगर्स, मूविंग नेक एट्सेट्रा कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल. कुछ एक्शंस हैं जिनको हम अपनी विल से कंट्रोल कर सकते हैं. दीज पार्ट्स ऑफ बॉडी वी कैन मूव बाय आवर ओन विल, बट सम एक्शंस लाइक ब्लिंकिंग आवर आइज, कुछ एक्शंस हैं जैसे आइज को ब्लिंक करना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर एक्शंस, जो हमारे एक्शन से कंट्रोल नहीं होते. ओके क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ एक्शन विच इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल. कौन से वो टाइप ऑफ एक्शंस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी एक्शंस. एक्शंस लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आइज एंड contraction and relaxation of heart. Next is the muscles which perform voluntary action are called, वो muscles जो voluntary actions को perform करती है उनको हम बोलते हैं striated muscles या फिर voluntary muscles. Write the functions of cardiac muscles. cardiac जो involuntary है उनके functions लिखने हैं. So contraction and relaxation of heart. Okay next. Next एक और paragraph है. In order to overcome the objections raised against brother force model of the atom, Neil Bohr put forward the following postulate about the model of an atom. In an atom, electrons negatively charged revolve around the positively charged nucleus in a definite circular path called orbits or shells. Each orbit or shell has a fixed energy and these circular orbits are known as orbital shells. The energy level are represented by an integer n 1 2 3 and so on, known as quantum number. This range of quantum number starts from nucleus side with n equal to 1 having the lowest energy level. The orbits n 1 2 3 4 and so on are assigned as k l m n shells, and when an electron attain the lowest energy level, it is said to be in the ground state. The electrons in an atom move from a lower energy level to a higher energy level by gaining the required energy, and an electron moves from higher energy level to lower energy level
by losing energy. An atom of an element has 3 electrons in its m shell or third orbit which okay, अभी क्वेश्चन है. An atom of an element has 3 electrons in its m shell. थर्ड ऑर्बिट में उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं विच जो कि उसकी आउटर मोस्ट शेल है. लिखना है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन. तो फर्स्ट शेल में 2 होंगे, दूसरी में 8 होंगे, तभी थर्ड में गए हैं. थर्ड में है 3. ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन. एटॉमिक नंबर 8, 9, 10, 13 है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 13 होंगे. वैलेंसी इज 3. बस यही था इसका. साइंस में जनरली जो पैराग्राफ है उससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती नहीं है. तो जैसे ये है, इसको आप रीड कर लेंगे. क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट. फर्स्ट इज राइट एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन. न्यूटन एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट है एक्सप्लेन वेदर द फोर्स इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन. फोर्स बताना है बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है. अ बाइसिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी. ना तो वेलोसिटी चेंज हुई ना ही आपकी डायरेक्शन चेंज हुई है, तो ये बैलेंस्ड फोर्स है. नेक्स्ट इज अ सूटकेस इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट. ये है अनबैलेंस्ड फोर्स. नेक्स्ट लास्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. ये हो सकता है इसका आंसर यहाँ पर मिल जाए आपको. ये तो एग्जाम्पल दिया उन्होंने बट द ब्लॉक ये है बैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा. उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स. और अनबैलेंस्ड डायरेक्शन ऑफ ब्लॉक द सजेस्ट दैट अनबैलेंस्ड जो फोर्स है वो एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग इट इन मोशन, वो उसको मोशन में लेकर आता है. तो ये डिफरेंस है दोनों में. बैलेंस्ड फोर्स कोई भी जो स्टेट ऑफ मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का उसमें कोई चेंज नहीं करते, जबकि अनबैलेंस्ड फोर्स ये एक्सेलरेट करते हैं एक बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को. ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था 9th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.